जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज जो पेपर हुआ हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे और अभी हम पेपर 2 की बात करें, दैट इज MT03 पेपर 2। तो ये अपने वन बाय वन सब सवालों को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको क्या बोला गया, देखिए आपको बोला गया, हम सिंगल कट कर रहे हैं। पहले यूनिफॉर्म स्टिक ऑफ लेंथ L, ऐसे कोई रोड थी आपके पास में ना, और उसको ऐसे किसी एक सेंटर से कुछ d दूरी के ऊपर एक पॉइंट के बोर्ड से हिंज किया गया, अभी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि टाइम पीरियड को मिनिमम करने के लिए d/L की वैल्यू क्या हो। L इसकी टोटल लेंथ है। तो अगर आप देखेंगे तो जो टॉर्क आएगा, थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करेंगे तो टॉर्क कितना आएगा आपके पास, टाउ आ जाएगा आपके पास, दैट इज mg d sin थीटा, ये आएगा टॉर्क, इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, आई आएगा आपके पास दैट इज mL²/12, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ गया, प्लस md², ये लिखा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपके पास में जो टॉर्क का एक्सप्रेशन बन गया, अल्फा जो आया दैट इज जी डी, स्मॉल एंगल की साइन थीटा लिख दिया आपने, जी डी थीटा डिवाइड बाय mL²/12 प्लस md², m तो उड़ गया पूरा ना, m वहाँ पे साफ हो गया, ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा और सोल्व करने जाएंगे तो ये बन जाएगा 12 जी डी डिवाइड बाय L² प्लस 12 d² मल्टीप्लाई थीटा। तो अगर आप इससे ओमेगा निकालेंगे तो ये आपके पास में ओमेगा हो गया। हमें इसको मिनिमाइज कर, सॉरी टाइम पीरियड क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो इसको मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज ये वाला एक्सप्रेशन ओमेगा। अब इसको मैक्सिमाइज कैसे करें हम, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके देखता हूँ। तो एक्सप्रेशन है ये वाला 12 जी डी, इसको भी कॉन्स्टेंट को भी हटा देते हैं, बस हमें सबसे जो कम वैल्यू को निकाल 12 d², इसको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है इसे एक्सप्रेशन को। कैसे मैक्सिमाइज करें, सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया डी के रिस्पेक्ट में, ये कुछ फंक्शन मान लो, कुछ p मान लो, तो मैं बोल रहा हूँ dp/dd कितना होगा, dp/d को क्या करना है, डी, हाँ dp/dd ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, सेम का सेम रह गया 12d² माइनस इसको सेम का सेम रखा, इसको डिफरेंशिएट किया आपने, तो ये बन गया 24d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख लीजिए क्या मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे आ गया L² प्लस 12d² इज इक्वल टू 24d²। तो ये बन गया, जैसे 12d² इज इक्वल टू L²। यहाँ से अगर आप d/L का रेशियो देखेंगे तो d/L कितना आ गया, 1/√। क्लियर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, बेसिक एक्सप्रेशन लिख दिया डी की टर्म में, फिर उसको मिनिमाइज करने के हिसाब से डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दिया। सेकंड सवाल में बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ऐसा है, ये सबसे पहला तो कुछ ऐसा बनाया गया, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक है। सेकंड वाले केस की अगर आप बात करेंगे तो स्प्रिंग ऐसे ऊपर लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसा कुछ सेटअप है। और थर्ड वाले केस की अगर आप बात करेंगे तो कुछ ऐसा, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एक ब्लॉक है। आपसे बोला गया तीनों में टाइम पीरियड कितना कितना है, उसकी वो बात कर रहा है। इसमें टाइम पीरियड का नाम कुछ t1 है, इसमें t2 है और इसमें t3 है। देखिए इसमें अगर आप x डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग भी x इलोंगेट होगा, तो टेंशन रहेगा आपके पास में kx, तो ओमेगा कितना आएगा, √k/m। सही। तो यहाँ पे जो इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो kx रहेगा आपके पास में, तो ओमेगा कितना आ गया, √k/m। क्लियर। हम कांस्टेंट फोर्स को भूल जाते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता उससे। इसमें अगर आप देखिए, इसमें अगर आप इसको x इलोंगेट करेंगे तो स्प्रिंग यहाँ पे x/2 इलोंगेट होगा, तो स्प्रिंग में टेंशन वो होगी दैट इज kx/2, क्योंकि अगर ये x/2 नीचे आएगा तो x नीचे आएगा। तो यहाँ पे अगर स्प्रिंग kx/2 है तो इसमें टेंशन होगी kx/4 और यहाँ पे भी होगी kx/4। तो जो kx/4 इज इक्वल टू m में हो गया, तो ओमेगा जो आपके पास में आ गया दैट इज k/4 है। अच्छा, और इसमें अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे, इसको अगर आप x इलोंगेट करेंगे तो ये स्प्रिंग 2x इलोंगेट होगा आपके पास में, तो इसमें टेंशन 2kx आ गई, तो यहाँ पे कितनी 4kx, तो आप करेंगे 4kx इज इक्वल टू m में, तो ओमेगा आ गया √4k/m। क्लियर। आपसे टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ बन गई √k, यहाँ पे √m। इसमें टाइम पीरियड देखेंगे t1 हो गया, ये t2 कितना आ गया 2π/4m, और यहाँ पे ऐसे k, t3 आ गया आपके पास में m/4k, और यहाँ पे ऐसे 2π। अब देखिए यार मैक्सिमाइज किसके, मैक्सिमम किसके अंदर है आपके पास, t2 आपके पास से मैक्सिमम है, फिर उससे कम t1 में है, और सबसे कम आपके पास में t3 में है। तो बी ऑप्शन आपके पास है, मैच करे सबसे ज्यादा t3, सॉरी सी ऑप्शन मैच करे सबसे ज्यादा t2, फिर t1 और फिर t3। क्लियर। तो जब कांस्टेंट फोर्स अगर आओ तो आप उसे भूल सकते हैं ना, उसे फर्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड के अंदर। तो मैंने mg को मैं भूल गया, सीधा ही सोल्व कर दिया बिना mg के,
समझ में आ गया रिस्टोरिंग फोर्स? आप उसको एक्स डिस्प्लेस करके देखिए, फिर रस्सी में टेंशन निकाल लीजिए और फिर आप उसको दैट टेंशन इज इक्वल टू एम ए करके आप ओमेगा निकाल लीजिए। बच्चों थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है आपके पास में, यहाँ पे इंटरफेरेंस है और यहाँ पे ऐसे एक आइस का क्यूब रखा गया ना, ऐसे कुछ आइस का क्यूब है आपके पास, क्लियर? और इसमें से ऊपर कुछ ऑयल है। इससे क्या बोला गया, इसकी जो डायमेंशंस है वो 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है और 8 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे, ऐसा सवाल में बोला गया। इसकी डेंसिटी गिवन है आपको, दैट इज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी कुछ बोला नहीं। द प्रेशर अबव दैट ऑफ एटमोस्फियर, मतलब अगर बाहर का प्रेशर पी नॉट है तो लोअर फेस और ब्लॉक पे यहाँ पे प्रेशर कुछ पी नॉट प्लस पी होगा, तो इस पी की वैल्यू पूछी है, लाइन पढ़िए। द प्रेशर अबव दैट ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर से कितना ज्यादा होगा एट लोअर फेस ऑफ ब्लॉक। अब हम कैसे करेंगे, डेंसिटी वगैरह सब गिवन है, ये साइड गिवन है, ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और ये भी ऐसे गिवन है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम इस पे देखते हैं कि बाइंड फोर्स कितना लग रहा था, वो इसके mg को बैलेंस आउट करेगा। देखिए कैसे करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का प्रेशर चाहिए तो आप सीधा निकाल लीजिए ना। ऊपर का प्रेशर पी नॉट है, यहाँ कितना हो जाएगा 0.6 रो और जी की वैल्यू कितनी है 10 और एच की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये तो हम एक काम करते हैं, पूरा हम ऐसे यूनिट में लेके चलते हैं ना। रो की जगह आ गया 600, रो जी की जगह 10 और रो जी एच की जगह कितना आ गया 10/100, सही। प्लस यहाँ पे ये क्या है, ये पानी है, पानी की डेंसिटी कितनी 1000 रो और जी की जगह 10 और एच की वैल्यू कितनी 2/100। हमने इसको ऐसे यूनिट्स में लिख दिया ना, ग्राम ग्राम में लिखे हुए, जी भी ऐसे यूनिट में लिखना है। ये आपके ऐसे प्रेशर आ गया दैट इज पी नॉट प्लस पी, इस पी की वैल्यू हमें निकालनी है, निकाल देते हैं। यहाँ पे कितना दैट इज 600 प्लस यहाँ पे कितना आ गया आपके पास दैट इज 200, टोटल 800 आ गया प्रेशर। एक्स्ट्रा जो प्रेशर था आपके पास में दैट इज 800, ताकि इसमें डी ऑप्शन मैच कर गया, क्लियर। फिर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या बोला गया, यहाँ पे ऐसे करके कुछ एक होल बना दिया और यहाँ पे ऐसे लिक्विड है। द इनिशियल गोज प्रेशर एट पॉइंट पी, एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे जो है वो कितना है डेल्टा पी, दैट इज 5 × 10⁵। एक्चुअल प्रेशर अगर आप देखें दैट इज पी नॉट प्लस ये वाली वैल्यू है ना। अब यहाँ से बोला गया कि जो पानी बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो बहुत आसान है यार, अंदर और बाहर बर्नौली लगा दीजिए। तो अंदर प्रेशर होगा पी नॉट प्लस 5 × 10⁵, बाहर का प्रेशर पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाइट वाला फैक्टर दोनों में सेम है तो कुछ आएगा ही नहीं उससे। ये आ गया 10 × 10⁵ डिवाइड बाय रो, रो की वैल्यू 1000 है, पानी के बारे में बात करती। तो यहाँ पे ये तो बन गया आपके पास में 100, तो बन गया 100, तो वी की वैल्यू कितनी है √1000, √1000। तो √1000 अगर आप देखेंगे तो कितना बने 10√10, तो अप्रोक्स ये जो सबसे नजदीक ऑप्शन है 32 मीटर पर सेकेंड आप बोल देंगे, क्लियर। बच्चों अगर हम फिफ्थ प्रॉब्लम की बात करें, सवाल में ऐसे बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक रोड थी ऐसे स्मूथ सरफेस के ऊपर और कुछ हिंज भी नहीं ऐसी सीधी रखी हुई है ना। अब क्या होता है गिरना शुरू होती है, तो गिरेगी तो कैसे गिरी, कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ एंगल पे ऐसे गिर रही है। तो अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर आप देखेंगे पहली बार सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका गिरेगी तो एट द एंड पूरी गिर जाएगी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट के अलोंग रहेगा हमेशा, इसी जैसे ये था ना, तो सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा नहीं, सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा गिरते वक्त। समझ में आ गया, सेंटर ऑफ मास सिर्फ नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, नीचे सेंटर पे ऐसे mg लग रहा है और ऑब्वियसली नॉर्मल विल बी लेस देन mg बिकॉज सेंटर ऑफ मास नेट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सेंटर मास एक्चुअली नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है मतलब नॉर्मल कम हो गया mg से। तो ये ऑप्शन गलत हो गया कि नॉर्मल mg के बराबर है। सेकंड क्वेश्चन, नॉर्मल डज पॉजिटिव रोटेशन वर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट चेक कर, रोटेशन नॉर्मल ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है और घूम भी बॉडी ऐसे ही रही है तो रोटेशन वर्क पॉजिटिव आएगा। रोटेशन वर्क होता क्या है, टाउ डी थीटा ये होता है वर्क आपके पास में। तो अगर आप देखें टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में, थीटा भी इसी डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, सही बात है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। फिर बोला एक कपल ऑफ इक्वल अपोजिट फोर्स, कपल नहीं लग रहा, कपल कब होता है जब नॉर्मल और mg आपके पास बराबर होते हैं, जो कि नहीं है। अगर बच्चों हम 6th प्रॉब्लम में चलेंगे, 6th प्रॉब्लम में बोला ए थिन रोड ऑफ मास m लेंथ l इज फ्री टू रोटेट अबाउट द अपर एंड। यहाँ पे ऐसे अपर एंड के अबाउट ये ऐसे एक रोड है वो फ्री है रोटेट करने के लिए। यहाँ पे आपने जे इम्पल्स दिया,
ये लीनियर इंपल्स लिया। तो एंगुलर इंपल्स कितना आएगा आपके पास में, तो एंगुलर इंपल्स जो आएगा दैट इज लीनियर इंपल्स मल्टीप्लाई एल, अब मतलब आर क्रॉस जे होता है एंगुलर इंपल्स, आर क्रॉस जे। तो आप देख रहे हैं ये दूरी एल है, तो एंगुलर इंपल्स कितना हो जाएगा, जे मल्टीप्लाई एल। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। एंगुलर वेलोसिटी बोल देते, एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखेंगे, दैट इज आई ओमेगा हो जाएगा, आई एम एल स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाई ओमेगा, इसने इसको उड़ा दिया तो ओमेगा आ गया 3 जे बाई एम एल, ये आपके पास में ओमेगा आएगा। तो बी भी सही है। काइनेटिक एनर्जी बता दी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो निकाल लीजिए। हाफ आई की वैल्यू कितनी आ गई, एम एल स्क्वायर बाई 3, ओमेगा स्क्वायर आ गया 9 जे स्क्वायर डिवाइड बाई एम एल, एम स्क्वायर एल स्क्वायर, ये एम एल स्क्वायर यहाँ पे पूरा साफ हो गया, यहाँ पे बन गया दैट इज 3 जे स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये वाली बात भी सही है। तो चार ऑप्शन सही हो गए, और चार ऑप्शन सही हो गए तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी करेक्ट है। 7th प्रॉब्लम में बच्चों अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास में ऐसा ग्राफ बनाया है इसने, ये बोला कि फोर्स वर्सेस जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखा दिया उसने ना, उसने बोला ये वाला पॉइंट कुछ x1 है, ये वाला पॉइंट कुछ x2 है। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखिए अगर आप यहाँ पे हैं तो एफ नेट 0 है, जैसे ही आप इधर जाएंगे, पहली बात तो ये पोटेंशियल एनर्जी वैसे ऐसा ग्राफ नहीं है, अच्छा ये ऐसे बन गया, वो पोटेंशियल एनर्जी में होता है, फोर्स है। तो अगर आप देखिए जैसे आप इधर जाएंगे तो फोर्स पॉजिटिव लग रहा है, मतलब इधर ही निकल जाएगा, और नेगेटिव में जाएगा इधर निकल जाएगा। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, दिस इज अनस्टेबल, ये फोर्स का ग्राफ है ना। यहाँ पे देखेंगे जैसे आप इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव फोर्स आ रहा है, मतलब इधर जाएंगे मतलब फोर्स इस तरफ लगना शुरू हो जाएगा, जैसे आप इधर जाएंगे पॉजिटिव तो इधर, मतलब ये कैसा हो गया आपके पास, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। फोर्स का ग्राफ आपको देखना सिखाया गया होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो आपके पास में x2 है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो बी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। 8th प्रॉब्लम में चलते हैं। आपको बोला गया द पोटेंशियल एनर्जी इन जूल ऑफ मास 1 kg, मास गिवन है आपको 1 kg, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है दैट इज 3x + 4y। पार्टिकल इनिशियल रेस्ट पे था, एक इनिशियल कोऑर्डिनेट 6,8 पे पार्टिकल कहां पे है आपके पास, रेस्ट पे है एट टाइम 0। देन द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द पार्टिकल टू जब ये x एक्सिस जब क्रॉस करता है, जब ये आपके इसमें x एक्सिस क्रॉस करेगा मतलब y = 0, तो y = 0 जब हो जाएगा तो उस टाइम तक वर्क कितना होगा ये उसने पूछा है, क्लियर। तो अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है आपके पास, इट इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, ऐसा होता है। तो अगर आप देखिए u इनिशियल कितना है आपके पास, u इनिशियल देखिए, u इनिशियल अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू पुट कर दी 18 और 32, ये कितना बन गया टोटल 50 जूल बन गया u इनिशियल। u फाइनल अगर आप देख रहे हैं, एक चीज और देखिए, आपको फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा यहां से। तो फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो फोर्स जो आपके पास में आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है, देखिए ऐसा कुछ अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो पोटेंशियल जी तो एफ एक्स कितना आ जाएगा -3i कैप और एफ वाई आ जाएगा दैट इज -4j कैप। समझ में आ रही है बात, ऐसा ही बनेगा। तो आपके पास पार्टिकल है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास में ऐसे कुछ 8 है, एक्स यहाँ पे सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट कुछ 6 है, वाई 8 है, तो यहाँ पे 6,8 पे है, और जो फोर्सेज लग रहे हैं वो इधर और ऐसा लग रहा है, एक्स में इधर -3 और ये ऐसे कुछ -4। अब देखिए ये जो एक्सिस यहाँ पे ये इसी लाइन के लोग फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये जो y कंपोनेंट है ये 4 है, ये 3 है, तो कितना है 4/3। सिमिलर यहाँ पे देखिए ये 8 है, ये 6 है, दिस अगेन 4/3। तो जब ओरिजिन को क्रॉस करेगा या फिर विश्व क्रॉस करेगा ओरिजिन पे होगा आपके पास में। तो यहाँ पे जब y = 0 पे जा रहा है तो x = भी 0 है आपके पास, तो u फाइनल अगर आप देखें तो 0 हो जाएगा। तो वर्डन कितना आ गया, दैट इज 50 जूल, क्लियर 50 जूल आ गया आपके पास में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको ये विजुलाइज भी करना था फोर्स किस तरफ है। अच्छा हमें अगर फोर्स किसी और एंगल पे होता कि यहाँ से पास होता तो फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट देखना पड़ता। अभी समझ में आ रहा है, इधर 3 है इधर 4 है, और जिस एक्सिस के अलॉन्ग जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स है वही लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो मुझे समझ में आ गया जब ये एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा तो उस टाइम ओरिजिन से गुजरेगा। तो वहां से हमने देखा फाइनल पोटेंशियल 0 है, तो वर्क डन कितना आ गया 50 जूल का। तो अभी हम बात कर रहे हैं मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट की, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। सबसे पहला सवाल हम जो यहाँ पे ले रहे हैं मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में, वो ये है आपके पास में कि डी एक्सीलेटेड गिवन है आपको, डी एक्सीलेशन दैट इज α√v ऐसे लिखा हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की v0 थी। अब आप देखिए तो आप क्या लिखेंगे, एक्सीलेशन हो गया a = v dv/ds लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे बन गया α√v, तो इसने इसको यहाँ पे मार दिया।
तो यहाँ पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे तो बन गया रूट वी डी वी और यहाँ बन गया अल्फा डी है। दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन गया वी टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और यहाँ पे ये बन गया अल्फा और ये डिस्टेंस कुछ एस हो गया आपके पास में। तो वी की वैल्यू इनिशियली कितनी थी बच्चों आपके पास, दैट इज वी नॉट, और फाइनली कितनी बन गई 0। तो आप देखेंगे दैट इज वी 3/2 बाई 3/2 इज इक्वल टू अल्फा और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके सामने है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इसका, दैट इज s इज इक्वल टू 2/3 v टू द पावर 3/2 और यहाँ पे ऐसे एक अल्फा आ गया। ये एक्सप्रेशन आएगा आपके पास। तो आपके इसमें एक तो डी ऑप्शन मैच कर गया। टाइम की बात कर रहे हैं कितने टाइम बाद रेस्ट में आएगा, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। a है आपके पास में a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे तो अल्फा डी टी बन गया और इधर बन गया डी वी बाई रूट वी को लिख दिया वी टू द पावर -1/2 -1/2। दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए तो ये बन गया अल्फा टी और यहाँ बन गया वी टू द पावर हाफ डिवाइड में चला गया हाफ और यहाँ पे वैसे 0 से लेके वी नॉट या फिर उल्टा कर दीजिए -v0 से लेके 0 तक, 0 से लेके वी नॉट कर दीजिए ना, मतलब v0 से लेके 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया 2v0 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया। तो आपके पास में जो टाइम लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू 2√v0 डिवाइड बाई अल्फा। नेगेटिव का चक्कर नहीं रखा बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव होता है माइनस लगाना होता है, मैंने अपने आप मतलब एडजस्ट कर लिया लिमिट के हिसाब से ना। तो आपके बच्चों दो ऑप्शन करेक्ट हो गए यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। बच्चों हम सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल में क्या बोल रहा है, एट ए हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस एंड दिस। मतलब यहाँ से ऐसे कुछ एक प्रोजेक्टर को आपने प्रोजेक्ट किया, जब यहाँ से कितनी हाइट पे था, 15 मीटर की हाइट पे था, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो यहाँ जब प्रोजेक्ट किया होगा तो 10 रहा ही होगा आपके पास में। अब ये वाली वेलोसिटी निकाल लेते हैं कितनी आ रही होगी। ये अगर मैं इसको वी वाई बोल दूँ तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज वी वाई स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी बना दिया, 10 बना दी ना, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a, की जगह कितना है 2a और कितनी डिस्टेंस ऊपर था 15 मीटर, तो यहाँ पे 15 लिख दिया आपने, सही। तो यहाँ पे कितना बन गया 300, तो वी वाई आ गया आपके पास में 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब प्रोजेक्ट किया था तो ये वैसे 20 थी और ये वाली आपके पास में 10 थी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, टाइम ऑफ फ्लाइट इस पे डिपेंड करता है। तो अगर 20 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो 2 सेकंड ऊपर जा रहे हैं 2 सेकंड नीचे आ रहे हैं, 4 सेकंड आएगा, बी ऑप्शन सही है। ए में बोला गया 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, नहीं किया 45 से। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है पार्टिकल की, तो 4 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है मल्टीप्लाई 10 तो 40 मीटर आएगा रेंज। मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा आपके पास ग्राउंड से, तो 20 से अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम आपके पास हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे हम, वी वाई स्क्वायर है ना, दैट इज वी वाई स्क्वायर 2gh कर दीजिए आप, दैट इज 400 इज इक्वल 20h। यहाँ पे कितना है 20 मीटर, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी है 20 मीटर। तो आपके पास है बच्चों दो ऑप्शन सही हो गए, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। बच्चों थर्ड प्रॉब्लम है आपके पास में, आपको बोला गया कि यहाँ पे एक लिक्विड के अंदर ऐसे प्लैंक को डिप करके रखा हुआ है और ये ऐसे सिचुएशन में और इक्विलिब्रियम में है आपके पास में ना। तो इक्विलिब्रियम ऑफ प्लैंक स्टेबल इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए होगा क्या, जैसे ही आप इसे थोड़ा सा डिप करेंगे, जैसे आप थोड़ा सा डिप करेंगे इसको, जैसे एक्स्ट्रा डिप हो गया मान लीजिए, ये कुछ यहाँ से कुछ ऐसे चला गया नीचे ज़्यादा, तो बाइंड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और mg तो उतना का उतना ही रहेगा। इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो बाइंड mg और बाइंड फोर्स अपने आप को बैलेंस आउट कर रहे हैं, FB नोट बोल दीजिए। जैसे आप ज़्यादा डिप करेंगे तो FB ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो FB की वैल्यू कम हो जाएगी, mg ज़्यादा हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये आपके पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। फिर आपको बोला गया कि अगर आप स्मॉल एक्सिस को शिफ्ट करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए जो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास में आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स वो कितना आएगा, दैट इज एक्स्ट्रा वोल्टेज जो डिप हुआ वो कितना हुआ, a इसका एरिया हो गया मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई g, ये आपके पास में रो AXG। क्योंकि अगर आपने इसको x एक्स्ट्रा डिप किया, ये इसकी इक्विलिब्रियम था, इससे आपने यहाँ तक x ऊपर वाले को उठा के नीचे ले आए, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना डिप हुआ, मतलब जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ दैट इज AX, ये वॉल्यूम हुआ और बाइंड फोर्स ये होगा, इज इक्वल टू एम में करेंगे तो एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है एक्स के, इस वजह से एसएचएम है। तो स्मॉल के लिए एक्स की वैल्यू जो भी होगी उसके लिए वो हमेशा सही रहेगा आपके पास में। तो फोर्थ बोला गया बी ऑप्शन फॉर स्मॉल के लिए, अगर आप डिप करेंगे स्मॉल थोड़ा सा एक्स
इसको अंदर लेके जाएंगे तो ऐसे जंप करेगा, सही बात है। राज करें तब भी सही बात है। जब तक ये x पूरा अगर हो जाए, पूरा ही डिप हो जाएगा, तो फिर तो ये m के बराबर ही आ जाएगा ना आपके पास में, इसका वॉल्यूम मैच कर जाएगा, मतलब ये फिर m वाई टर्म ही कट जाएगी। बिकॉज आप पता है a मल्टीप्लाई h और मल्टीप्लाई रो ऑफ मटेरियल देखेंगे तो ये फिर ये इसी को तो m बोलेंगे, फिर तो यहाँ पे s से h कट रहा है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं आएगा। जब तक फुली समझ नहीं करेंगे तब तक आप थोड़े या फिर ज्यादा कितना भी आप उसको अंदर डिप करिए वो ऐसे जंप करेगा। क्लियर? तो ए बी और सी तीन ऑप्शन आपके यहाँ पे मैच करेंगे। क्लियर? फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल की, तो ये आपके पास में रोटेशन का है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए सेंटर ऑफ रेडियस आर विदाउट रोल विदाउट स्लीपिंग बिटवीन द टू प्लैंक शोन। ऐसे यहाँ पे दो प्लैंक दिखा रखे हैं आपको, एक ये रहा और एक ऐसे कुछ यहाँ पे नीचे दिखा रखा है। ऐसे ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी है आपके पास में v है, नीचे वाली वेलोसिटी कितनी है आपके पास में 3v है। तो हम क्या क्या वेलोसिटी क्या क्या देख लेते हैं। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ v मान लिया और ओमेगा कुछ ऐसा मान लिया, एक बार के लिए मान लीजिए ना ऐसा। तो आप टॉप मोस्ट पॉइंट की पोजीशन लिखेंगे तो क्या है, दैट इज v प्लस ओमेगा आर। इसकी वैल्यू कितनी है v। नीचे वाले देखेंगे दैट इज v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू कितना 3, यही आएगी, वो मैंने लिख दिया। अगर आप यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 2v आ गया आपके पास से 4v के बराबर, तो v कितना आ गया 2v आ गया आपके पास 2, इसको v नॉट बोल दीजिए ना, v नॉट तो v नॉट आ गया 2v, मतलब इसके सेंटर की जो वेलोसिटी है 2v आएगा। ओमेगा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा आ गया माइनस वी नॉट बाय आर, मतलब जो आपने सेंस लिया वैसा सेंस नहीं आएगा, उसका उल्टा सेंस आएगा। एंगुलर वेलोसिटी v बाय आर कैसा आएगा आपके पास में, काउंटर क्लॉकवाइज। हम आपने जो सेंस लिया उसका उल्टा आएगा, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। ए ऑप्शन सही हो गया। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2v है, टुवर्ड्स द राइट, ये वाली बात सही होगी। तो दो ऑप्शन सही हो गए बच्चों यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। क्लियर? बच्चों फिफ्थ प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें क्या बोला गया, यहाँ पे ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऐसे कोई कभी कुछ ब्लॉक रखा गया। तो क्या बोला गया, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन रेस्ट ऑफ स्मूथ, इसका वेज का मास कुछ कैपिटल M है, इसको स्मूथ सरफेस पे रखा गया। तो क्या होगा देखिए, तो अगर आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो कितना आपके पास में 0 है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 है आपके पास में, तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो mg लग रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आएगा। तो अगर आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x, ये कितना है 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y दैट इज इक्वल टू नॉन जीरो। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम रिमेन स्टेशनरी, बात गलत है। सेंटर ऑफ मास सिस्टम हैज एक्सेलरेशन g इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वाली बात बोलना गलत है, बिकॉज नेट फोर्स mg नहीं लग रहा वर्टिकल डायरेक्शन में। इस पे तो आप देख रहे हैं टोटल लग गया आपके पास में स्मॉल m प्लस कैपिटल mg नेट, और ऊपर की तरफ नॉर्मल तो लग रहा है। तो अगर नेट इतना लग रहा होता तब आप बोलते सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ g है। तो ये वाली बात बोलना गलत है, क्योंकि g तब आता है जब फ्री फॉल कर रहे होते हैं, अभी तो नहीं आएगा ना g तब आए जब दोनों का g होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नहीं है भाई, दोनों किसी का g नहीं है। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये बात सही है। सेंटर ऑफ मास इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज लेस देन g, ये वाली बात सही है, बिकॉज जो नेट आपके पास है फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, दैट इज स्मॉल m प्लस कैपिटल mg माइनस नॉर्मल आपके पास में, नॉर्मल कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 6 की अगर आप बात करें तो आपको बोला गया इन सर्कुलर मोशन पार्टिकल कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म इन सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल। मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक, द पार्टिकल कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है ना, हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बदल रही है, पार्टिकल की मोशन की बात कर रही है, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है। पार्टिकल कैन नॉट हैव यूनिफॉर्मली एक्सीटेड मोशन, ये बात भी सही है, भी हर एक टाइम में जो एक्सेलेरेशन डायरेक्शन होगी वो आपके पास में डिफरेंट होगी, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगी। यूनिफॉर्म मतलब क्या, हर एक पोजीशन पे वेलोसिटी सेम हो, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम नहीं है, डायरेक्शन डिफरेंट है आपके पास में, तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जा सकता है। पार्टिकल की मोशन की अगर आप बात करें तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। पार्टिकल मोशन अगर यूनिफॉर्म होता तो हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब सेम रहता। एक्सेलेरेशन अगर यूनिफॉर्म होता हर एक पॉइंट पे एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन और वैल्यू दोनों सेम रहते, जो कि नहीं होगा। सी ऑप्शन बोला पार्टिकल कैन नॉट हैव नेट फोर्स इक्वल टू 0। हाँ ये बात सही है यार, कभी भी एफ नेट 0 नहीं होगा आपके पास में, मिनिमम जो होगा सेंटीमीटर फोर्स तो चाहिए। तो सी ऑप्शन भी आपके पास सही है। डी ऑप्शन में पार्टिकल कैन नॉट हैव एनी फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये बात गलत है यार, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स हो सकता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो हो ही सकता है आपके पास में। तो आपके पास तीन ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बी एंड सी।
तो सेवंथ आपके पास भी थ्योरेटिकल है, इसमें क्या बोला गया, पहले ऑप्शन था वर्क डन बाय द ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है ये एक्सप्रेशन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होगा वो किसके बराबर है, दैट इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई ये बात, इसको ऐसे बोल सकते हैं। बी ऑप्शन की अगर आप बात करें, दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज। जैसे आप मैं बोलूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये किसके बराबर होगा, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल देखेंगे, दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी प्लस डेल्टा के, और नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आता है, आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल। इसको आप बोल सकते हैं दैट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बात सही है, जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है आपके पास में दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फिर क्या बोला गया आपसे, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात तो सही है, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम में होती है आपके पास में। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, ये वाली बात गलत है, ऐसी कोई थ्योरम होती नहीं है। ठीक, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 की अगर आप बात करेंगे तो सवाल में आपको बोला गया कि एक ब्लॉक है, इसके ऊपर ऐसे कुछ F फोर्स लगाया जा रहा है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है आपके पास दैट इज 0.3, और ब्लॉक का मास है आपके पास में 2 kg, और आपको ग्राफ गिवन है, ऐसा ग्राफ गिवन है फोर्स का, ऐसे करके कुछ यहाँ पे ऐसे ना, और यहाँ पे ये 10 है तो ये भी 10 है, मतलब ये 45 डिग्री का ग्राफ है आपके पास। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, एफ एक्स मैक्स कितना हो सकता है, दैट इज म्यू एम जी, दैट इज 20, दैट इज 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन तक नहीं चलेगा ये, यहाँ पे 6 न्यूटन जब आपके पास में आएगा तब तक नहीं चलेगा। तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड तक ब्लॉक नहीं चलेगा। तो बोला t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना फोर्स लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन में 2 न्यूटन लग रहा होगा, जस्ट चल नहीं रहा होगा। बी में बोला एट t इज इक्वल टू 8 सेकंड, अगर 8 सेकंड में आप देखेंगे तो लिमिटिंग केस से बड़ा केस हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा दैट इज 6 न्यूटन, तो बी ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन में टी इज इक्वल 10 सेकंड, 10 सेकंड में देखेंगे तो क्या बनेगा, इधर तो फोर्स अगर आपके पास में 10 और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा 6, तो एफ नेट कितना आ गया आपके पास में, दैट इज 4 डिवाइड बाय 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सी ऑप्शन सही हो गया। 12 सेकंड पे अगर आप चेक करेंगे, 12 सेकंड पे फोर्स सेम का सेम ही है, 12 सेकंड पे फोर्स बदल रहा नहीं है, यही है ना। अगर आप 12 सेकंड में देखेंगे तो अब 12 सेकंड में ऐसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं 12 सेकंड में कितना होगा। अब 12 सेकंड में वेलोसिटी कैसे निकाले बच्चों, तो आपके पास एक्सप्रेशन है फोर्स का दैट इज टी, फोर्स लग रहा है आपके पास में टी, और इधर लग रहा है कुछ 6 न्यूटन, तो क्या लिखेंगे टी माइनस 6 इज इक्वल टू एम ए। ठीक, अच्छा ए को हम यहां पे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 2 है आपके पास में, ऐसा आ गया एक्सप्रेशन, ये सही है बच्चों। ये जो एक्सप्रेशन वैलिड है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो t इज इक्वल टू 6 से लेके t इज इक्वल टू 10 तक वैलिड है ना, इसके आगे फिर फोर्स कांस्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट t माइनस 6 इज इक्वल टू 2 dv बाई dt। इसको इधर लेके जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बनेगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 6t इज इक्वल टू v, 2v। ठीक है, अब टाइम की लिमिट कहाँ से 6 से लेके 10 तक पुट कर दिया, यहाँ वेलोसिटी जो है 0 से v, यहाँ इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी आएगी ना ये, तो यहाँ पे देखा दिस इज बिकम 50 माइनस 60, ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास में। t इज इक्वल टू 100 पुट किया, फिर माइनस अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास में 36 डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ बन गया 36 इज इक्वल टू 2v आ गया आपके पास में ना। इसको देखने तो यहाँ बन गया बच्चों -10, और यहाँ पे बन गया प्लस 36 बाई 2 इज इक्वल टू 2v, तो 2v आपके पास में आ गया यहाँ पे, दिस इज 18 ना, दिस इज बिकम 8, तो v आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे वैसे तो आ गया बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसके आगे अगर आप देख रहे हैं तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, बिकॉज फोर्स आपने कांस्टेंट कर दिया, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा इस बार ड्यूरेशन में 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 था, 2 सेकंड में कितनी और बढ़ जाएगी, 4 और बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी जो बनी दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो इसका डी ऑप्शन थोड़ा बढ़िया था आपके पास में, तो टी इज इक्वल टू 12 पे जो वेलोसिटी है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। हम 9th प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसे बोला गया एक डिस्क है उसका मास 3m है, इसके ऊपर एक और डिस्क है उसका मास m है,
इसको स्प्रिंग से मतलब अटैच करके रखा गया है डायग्राम में। तो नेचुरल पोजीशन बच्चों कुछ यहाँ पे मान लेता हूँ ना मैं। तो नेचुरल पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना नीचे होगी, ये डिस्टेंस जो आएगी दैट इज mg/k। ठीक, आपको क्या बोला गया कि अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई डेल्टा डिस्टेंस डाउन करने वाले क्या क्या, सबसे पहले बोला गया अगर डेल्टा 3 mg/k होगा तो लोअर डिस्क बाउंस अप। अब इसको अपलिफ्ट करने के लिए जो टेंशन चाहिए वो चाहिए 3 mg। अच्छा 3 mg अगर आपको टेंशन चाहिए इलोंगेट ऊपर की तरफ होना है, तब सोच के देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, फिर यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे ये वाला ब्लॉक है, तो इसको ऊपर की तरफ खींचना है। अब ऊपर की तरफ खींचना है तो ये आपके पास में नेचुरल लेंथ होगी, ये आपके पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर जाना चाहिए ब्लॉक, 3 mg/k, तभी तो जाके इसमें टेंशन 3 mg बनेगा भाई। नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन कितना बचे, 3 mg/k। तो इक्विलिब्रियम लेंथ से कितना नीचे लेके जाना पड़ेगा उसके लिए, तो इक्विलिब्रियम लेंथ के ऊपर जाना है 4 mg/k, बिकॉज ये लेंथ mg/k है। तो अगर इक्विलिब्रियम लेंथ के 4 mg/k ऊपर जाना, नीचे भी कितना जाना पड़ेगा 4 mg/k। तो अगर आप डेल्टा 4 mg/k से ज्यादा करेंगे देन ये नीचे वाली आपके पास बाउंस अप होगी, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर बोला इफ डेल्टा इज इक्वल टू 2 mg/k, अगर डेल्टा 2 mg/k मतलब यहां से 2 mg/k हो गया ना आपके पास में, यहां से 2 mg/k, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन 2 mg/k नीचे गया तो ऊपर भी 2 mg/k जाएगा। नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर चला जाएगा, 2 mg/k। इक्विलिब्रियम पोजीशन जितना नीचे का छोड़ेंगे उतना इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जाएगा। तो अगर आप 2 mg/k, मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड ऑन लोअर डिस्क। तो देख लेते हैं, अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन 2 mg/k नीचे लेके जा रहे हैं तो स्प्रिंग में जो टेंशन आएगा मैक्सिमम दैट इज k, और x कितना कंप्रेशन हुआ स्प्रिंग में टोटल 3 mg/k, बिकॉज इक्विलिब्रियम लेंथ से 2 mg/k था तो नेचुरल लेंथ से कितना 3 mg/k, तो टेंशन 3 mg और एक ये वाला 3m है आपके पास में। तो टोटल इसके एफबीडी में अगर आप बनाएंगे नीचे तरफ 3 mg हो गया, एक उसकी वजह से 3 mg हो गया, टोटल 6 mg हो गया। तो ये वाली बात सही है। फिर बोला डेल्टा 2 mg तो वो हो ही नहीं सकता, अगर 4 mg/k होगा तो बाउंस कर जाए। कुल मिला के मुद्दा ये है कि बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन जितना नीचे लेके आएंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर भी उतना ही जाएगा। ठीक, तो आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। क्लियर। अभी हम चलते हैं अपने लास्ट सवाल के ऊपर, 10th प्रॉब्लम में। इसमें क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, वेलोसिटी गिवन है आपको 3i कैप में और j में आपके पास में 2j कैप, कोलाइड विद द अनदर बॉडी m एंड फाइनली मूव। फाइनल जो इसकी वेलोसिटी होती है दैट इज -2i कैप और j की कैप। तो इंपल्स कितना रिसीव हुआ, तो अगर आप सबसे पहले इंपल्स की बात करें, इंपल्स होता चेंज इन मोमेंटम, तो 5m i कैप में हुआ, और अगर आप j में देख रहे होंगे -i में ना, क्योंकि इंपल्स ऐसे लगा होगा तो इस डायरेक्शन में हो गया, j में अगर आप देख रहे होंगे दैट इज -mj। ठीक, ये आएगा आपके पास में, इंपल्स आप करके देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन बी सही हो गया। ये तो आपके पास में इंपल्स इस पे इतना आया। अगर ये तो इस छोटे वाले स्मॉल एम पे है तो कैपिटल एम पे कितना आया होगा इंपल्स, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि अगर स्मॉल एम पे ऐसे लगा इंपल्स, उस पे इस पे इतना होगा, स्मॉल एम पे है, कैपिटल एम पे देखें जस्ट उल्टा हो जाएगा, एम जे क्या हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास में दो ऑप्शन सही, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, इस तरह से पेपर खत्म होता है। और पेपर के लेवल की बात करें ठीक है था, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था। क्लियर।